हेमकुंड साहिब के कपाट खुले हैं। जयकारों के साथ हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट खुले हैं। फूलों से हेमकुंड साहिब को सजाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हेमकुंड साहिब से जुड़ी हुई, जहां पर आज से हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए गए हैं। जयकारों के साथ हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए। श्रद्धालुओं के लिए अब हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए हैं। तो आप ये देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ ये तस्वीरें हेमकुंड साहिब की, जहां पर आज से हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए गए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा हेमकुंड साहिब में देखा जा रहा है। फूलों से हेमकुंड साहिब को सजाया गया है। चारों तरफ ये भक्तिमय दृश्य, जयकारे लगाए जा रहे हैं। फूलों से हेमकुंड साहिब को सजाया गया है। तो हेमकुंड साहिब के कपाट खुले हैं। श्रद्धालुओं के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए हैं। जयकारों के साथ हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए गए। फूलों से हेमकुंड साहिब को सजाया गया है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। पुष्कर, आज से हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए गए हैं। चारों तरफ जयकारे और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का यहां पर जमावड़ा देखा जा रहा है। और भी क्या कुछ अहम अपडेट? बिल्कुल। देखिए गरिमा, 9:30 के करीब जो है पहली अर्घा जो है हेमकुंड साहिब में पड़ी गई है। और उसके बाद जो है आम श्रद्धालुओं के लिए, आम सिख समुदाय के लोगों के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए गए हैं। क्योंकि इस समय जो है 2000 से अधिक लोग जो है हेमकुंड साहिब में पहुंचे हुए हैं। और कल शाम को जो है पहला जत्था जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश 22 तारीख को जो ऋषिकेश से रवाना किया था, वो कल शाम को ही जो है हेमकुंड पहुंच गया था। आज जो है 9:30 के करीब जो है यहाँ पहली अर्घा पड़ी गई। उसके बाद जो है 1:30 बजे के करीब जो है दूसरी अर्घा पड़ी जाएगी। लेकिन जिस तरह से हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई थी, लेकिन आज की अगर बात करी जाए, कपाट खुलने की अगर बात करी जाए, तो कपाट खुलते समय जो है यहाँ पे जो है मौसम ने भी जरा दखल अंदाजी करी है। क्योंकि पूरे उत्तराखंड में बारिश हो रही है और 15,200 मीटर की ऊंचाई पर ये क्षेत्र आता है हेमकुंड साहिब। तो यहाँ पे जो है बर्फबारी और बारिश हम लोगों को यात्रियों को देखने को मिली है। लेकिन जिस तरह से जो तैयारियां थी हेमकुंड साहिब को लेकर, कपाट खोलने को लेकर, और 25 मई को जो है आज जो है कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लगातार जो है सिख समुदाय के लोग जो है चारधाम यात्रा पे आ रहे हैं। और उसके बाद जो है हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी आज खोल दिए गए हैं दर्शनों के लिए। तो कहीं ना कहीं जो हमारी 2025 की जो चारधाम यात्रा थी, वो भले ही जो है 30 अप्रैल से शुरू हो गई थी, लेकिन सबसे अंत में जो है हेमकुंड साहिब के कपाट आज खोल दिए गए हैं। और भारी संख्या में जो है श्रद्धालु, 2000 से ऊपर जो है लोगों ने यहाँ पे अर्घा पड़ी है। उसके बाद जो है हेमकुंड साहिब के कपाट जो है यहाँ पे खोले गए हैं। तो कहीं ना कहीं आज से जो है हेमकुंड साहिब के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। अगर मौसम की अगर बात करी जाए गरिमा, तो मौसम को लेकर जो है अभी भी जो है यहाँ पे हेमकुंड साहिब की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बारिश हो रही है। और जो यात्री यहाँ पे पहुंचे हुए हैं वो यहाँ पे बारिश का भी और हल्की बर्फबारी भी यहाँ पे हो रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजों का यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। हालांकि प्रशासन की अगर बात करी जाए, तो प्रशासन जो है पहले से तैयारियों पर जुटा हुआ था। क्योंकि 15,000 मीटर की ऊंचाई पे समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ऑक्सीजन की कमी भी होती है और बारिश और बर्फबारी दोनों होता है। तो इसको लेकर जो है तमाम सारे लोग, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो SDRF हो, NDRF हो, या सिख समुदाय के जो सचिव जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आज से जो है हेमकुंड साहिब के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। साथ ही पुष्कर, जो मित्र पुलिस हैं जो सहयोग कर रहे हैं, इससे जो यहाँ पे जो लोग पहुंच रहे हैं हेमकुंड साहिब और इसके साथ ही तमाम अलग अलग जगहों पर, उनमें भी काफी खुशी देखी जा रही है। इसे लेकर के क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने सही कहा गरिमा कि जिस तरह से उत्तराखंड पुलिस जो है मित्र पुलिस के नाम से जानी जाती है, चाहे वो बद्रीनाथ हो या केदारनाथ हो या गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, यहाँ पे जो अपना जो है अहम रोल पुलिस प्रशासन का ही रहता है। क्योंकि यदि कोई ऐसी घटना घट जाती है या दुर्घटना हो जाती है या किसी को सांस लेने में दिक्कत आ जाए, तो पुलिस प्रशासन जो है लगातार से जो है नजर निश्चय बनाए हुए हैं। अगर हेमकुंड साहिब की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो है हेमकुंड साहिब में चाहे वो SDRF की कर्मचारी हो या NDRF हो या हमारे पुलिस प्रशासन हो या PRD के जवान हो, लगातार जो है यात्रियों को जो है रास्ता पार भी करवाते हैं। और उनके लिए जो दवाइयों की अगर मैं बात करूँ, किसी की जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो इसको लेकर भी जो है पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैदी से काम करता है। क्योंकि पहले से ही लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है जब चारधाम यात्रा खुलने का जब समय होता है। लेकिन पुलिस प्रशासन की डबल जिम्मेदारी हो जाती है। क्योंकि यात्री यदि रास्ता भटक जाता है, उसके बाद उसको ढूंढना, उसके बाद उसको खोजना और आम रास्ते पर लाना जो रास्ता है,
तो डबल जिम्मेदारी जो पुलिस की बढ़ जाती है, जिससे आपने कहा कि पुलिस प्रशासन लगातार जो है, चाहे वो बद्रीनाथ हो चाहे वो केदारनाथ हो। ठीक है पुष्कर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में सीएम धामी ने भी भाग लिया और राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात भी रखी। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी द्वारा बैठक में राज्यों को जो मार्गदर्शन और निर्देश दिए गए, उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर ठोस, व्यवहारिक और स्पष्ट रणनीतियां बनाई जाए। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा प्रस्तुत विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में उत्तराखंड सरकार पूर्ण निष्ठा से सहभागी बनेगी। उन्होंने ये भी जोर देते हुए कहा कि इस दिशा में केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर योजनाओं और नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाना आवश्यक है। मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया कि वो सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करें और एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करें। इसके साथ ही उस योजना की सतत मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाए ताकि प्रगति का मूल्यांकन नियमित रूप से हो सके। और श्री यमुनोत्री धाम यात्रा पर आए बुजुर्ग श्रद्धालु चलने फिरने में असमर्थ थे। उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने उन्हें गोद में उठाकर मां यमुना के दर्शन कराए। दर्शन के बाद श्रद्धालु ने जवानों को आशीर्वाद दिया है। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए, बेहद मन को मोह लेने वाली, दिल को खुश कर देने वाली ये तस्वीरें, जहां पर जवानों ने गोद में उठाकर वृद्ध लोगों को मां यमुना के दर्शन कराए हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं ने जवानों को ढेरों आशीर्वाद दिया है। तो तमाम बुजुर्ग भी यहां पर आए थे यमुनोत्री यात्रा में दर्शन करने के लिए, जिसके बाद जवानों ने उनकी मदद की है, उन्हें गोद में उठाकर दर्शन कराए। और विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की यात्रा में देश के कोने कोने से श्रद्धालु बड़ी उत्सुकता और भक्ति भावना के साथ केदारनाथ पहुंच रहे हैं। वहीं यात्रा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रुद्रप्रयाग पुलिस बलों द्वारा निभाई जा रही है। पुलिस टीमें दिन रात यात्रियों की सेवा और मदद में जुटी हुई हैं। आपको बताते चलें कि रुद्रप्रयाग पुलिस यातायात व्यवस्थाओं से लेकर केदारनाथ धाम तक श्रद्धालुओं की हर तरह की सेवा और मदद में लगी हुई है। 4 धाम में से सबसे कठिन यात्राओं में केदारनाथ धाम की यात्रा होती है, मगर पुलिस और शासन प्रशासन द्वारा की जा रही चाक चौबंद व्यवस्थाओं के कारण यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाया जा रहा है। वहीं श्रद्धालु उत्तराखंड के मित्र पुलिस की जमकर सराहना करते हुए नजर आए और पुलिस का आभार भी प्रकट किया है। मैं राहुल तिवारी, कानपुर से मेरा पूरा ग्रुप है। रास्ता कठिन है, लेकिन जगह जगह में पुलिस वाले प्रशासन ने बहुत अच्छी हेल्प कर रखी है, हर तरह से सुविधाएं दे रखी हैं और उनका मैं पूरा तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मेरा नाम पूनम शर्मा है, मैं पंजाब से आई हूँ, बठिंडे से। केदारनाथ की यात्रा करने के लिए यात्रा की व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है। बहुत कठिन यात्रा है पर व्यवस्था बहुत अच्छी है। उत्तराखंड पुलिस को थैंक यू। तो 1 घंटे का लाइन था, पर पुलिस ने इतना अच्छे अरेंजमेंट किया है तो हम लोग 5 मिनट में इधर पहुंच चुके हैं और वी थैंक द उत्तराखंड पुलिस। और उत्तराखंड में जो कठिनाई है वो कोई भी यात्रा में नहीं है, पर पुलिस का सहयोग हर जगह इतना बढ़िया है कि जिसके लिए हम उनको दंडन नमन। और प्रदेश में बीजेपी सरकार द्वारा स्टेडियम के नाम बदलने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस का काम अब सिर्फ अफवाह उड़ाना रह गया। कांग्रेस के द्वारा प्रदेश के लोगों को सिर्फ भ्रमित किया जाता है, जबकि स्टेडियम के नाम बदलने को लेकर पहले ही ये कह दिया गया कि किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं बदला जाएगा। हाल ही में खेल मंत्री रेखा आर्य ने मीडिया को दिए एक बयान में खुद बताया कि राज्य के 4 स्टेडियम के नाम सुधार किए जाने हैं। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मुझे लगता है कि उनमें आपस में समन्वय नहीं है। अध्यक्ष कुछ कहते हैं और उनके बड़े और दूसरे और अन्य नेता कुछ और कहते हैं, तो मुझे लगता है और बार-बार वो मुंह की खाते हैं। तो और इस समय एक बार फिर उन्होंने जो है स्टेडियम के नाम को लेकर के कल से एक सीगुफा उड़ा रखा है और भ्रम की स्थिति को पैदा किया है जनमानस के बीच में। मुझे लगता है कि सरकार ने क्लियर कर दिया है और जो है उसमें लेटर भी जारी हो गया है, विज्ञप्ति भी ये जारी होगी कि किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं बदला गया, बल्कि एक अच्छे तरीके से, एक बेहतर तरीके से उन स्टेडियमों को चलाया जाए। इन सारी चीजों की ओर काम किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को बार-बार केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकनी और इसीलिए स्टेडियम को लेकर के वो हा हुल्ला मचा रहे और गलत स्थितियों को पैदा करने की। हमारे चाहे वो देहरादून में हो, चाहे हमारे उधम सिंह नगर में हो, चाहे हमारे हरिद्वार में हो अथवा हमारे गोलापार में हो, हमारे ऐसे जितने जहाँ पर हमारे स्टेडियम्स हैं, चाहे हमारे यदि मैं विषय लेती हूँ कि अपने देहरादून में जो हमारा स्टेडियम है, जो कि जिसमें महाराणा प्रताप हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज भी है, जिसमें हमारा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट
स्टेडियम भी है और इसके अलावा हमारी अन्य स्थापनाएं जहाँ पर विकसित है, तो उस पूरे परिसर को जो है हम लोगों ने उनके अपने नाम सहित पूरे परिसर का नाम एक सिंगल नाम दिया है, जिसे हमने रजत जयंती खेल परिसर के नाम से हम लोग पूरे उस क्षेत्र को जान रहे हैं। इसके साथ ही हमारे जो गोलापार हल्द्वानी का जो हमारा स्टेडियम है, जहाँ पे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है, जहाँ पे हमारा स्विमिंग पूल भी है, जहाँ हमारा मल्टीपर्पज हॉल भी है, उनके अपने अपने नाम यथावत है, लेकिन उस पूरे प्रीमाइसेस को हम लोगों ने मानस खंड खेल परिसर का नाम दिया है। और उत्तराखंड में मानसून की दस्तक अब जल्द देखी जाएगी। 20 जून तक मानसून पहुंचने की संभावनाएं जताई गई हैं। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड का मौसम कब करवट ले लेगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बीते कुछ दिनों पहले जहां मैदानी और पहाड़ों में बढ़ती गर्मी का असर दिखाई दे रहा था, वहीं पिछले 3 दिनों से पर्वतीय जिलों में बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया। आलम यह है कि सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक महसूस हो रही है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। इसके अलावा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। नैनीताल, पौड़ी के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। केरल में मानसून की दस्तक के बाद उत्तराखंड में भी मानसून की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जून के मध्य तक उत्तराखंड में मानसून के पहुंचने की संभावनाएं हैं। वहीं केरल पहुंचने के बाद मानसून को उत्तराखंड में आने में लगभग 20 दिन का समय लगता है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेड़ा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। हरीश, उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से कई जगहों पर येलो, कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों की अगर बात कर लें और इसके साथ ही फिलहाल का अगर जिक्र कर लें, तो कल जिस तरह से तेज बारिश, आंधी देखने को मिली है, उत्तराखंड के भी कई जगहों पर ऐसी बारिश देखने को इस वक्त अगर हम बात करें तो क्या कुछ अपडेट है, और इसके साथ ही आने वाले दिनों को लेकर के मौसम विभाग ने क्या कुछ जानकारी साझा की है? देखिए गरिमा, अगर हम उत्तराखंड की मौसम की अगर बात करें तो राज्य में लगातार जमकर के बारिश हो रही है। और खासतौर पे मौसम विभाग की तरफ से अगर बताएं तो मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में अगर मानसून की अगर बात की जाए गरिमा, तो 20 जून तक यहाँ पर मानसून दस्तक दे सकता है। इसकी जानकारी भी मौसम विभाग केंद्र के जो डायरेक्टर हैं विक्रम सिंह, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। केरल में उन्होंने बताया है कि मानसून पहुंच चुका है और अब जल्द ही उत्तराखंड में भी मानसून आने की संभावना है। और आज मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से आज भी चेतावनी दी गई है। और देहरादून की बात करें तो सुबह से ही या देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। उसके अलावा अगर हम देहरादून की ही बात करें तो लगातार हवाएं भी यहाँ पर चल रही हैं, जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था। तो अभी की अगर जो जानकारी है, अभी भी मौसम खराब है देहरादून में और लगातार बारिश हो रही है। हालांकि रुक रुक के बारिश हो रही है, कई जिलों पे भी बारिश होने की संभावना आज जताई गई है। अगर हम बीते 24 दिनों से अगर बात करें तो लगभग यहाँ पर जो पैमाना जो मापा गया है, लगभग 59% जो वर्षा है अभी तक हुई है, यानी कि ये रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। अगर आज की अगर बात करें गरिमा, तो नैनीताल के साथ साथ पौड़ी, चंपावत जिलों में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, और जिसके लिए सभी विभागों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तहसील प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। आपदा से जुड़े जो ठीक है हरीश, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और विधायक अनुपमा रावत ने बताया है कि उनके प्रस्ताव पर सरकार की ओर से सुगरासा नदी पर 5.44 करोड़ के नए पुल बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही इसका आदेश भी जारी किया गया। उन्होंने बताया कि जल्द पुल बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगले 1 साल में पुल बनकर तैयार हो जाएगा। सुगरासा नदी पर बना पुल 2016 में आई आपदा में टूट गया था। पुल टूटने के कारण कई गाँवों का संपर्क भादराबाद और ज्वालापुर से कट गया। लोगों को यहाँ जाने के लिए लंबे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। पुल बनने से हजारों की आबादी को फायदा होगा। विधायक ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है और अधिकारियों से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की है। के लागत से जो है ये पुल बन के तैयार होगा। और आज अधिकारियों के साथ हमने वहाँ का भौतिक निरीक्षण किया, तो उनसे मैंने कहा कि रेलिंग्स होनी चाहिए जो कि वहाँ नहीं है, प्लस जो लोग पैदल जाते हैं, कुछ लोग पैदल भी तो जाते हैं, उनके लिए कुछ रास्ता आप निकालिए, उसमें चाहे फुटपाथ के उसमें हो या सर्विस लेन के उसमें, पूरा एक बढ़िया तरीके का जो है पुल यहाँ पर।
और मुख्य विकास अधिकारी ने 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भराड़ी सैंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर के विधानसभा परिसर में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के दिशा निर्देश दिए। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भराड़ी सैंड में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न राष्ट्रों के राजदूत भी प्रतिभाग करेंगे। बताया यह गया कि पतंजलि के योग प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभागियों को योगाभ्यास कराया जाएगा। कार्यक्रम में लगभग 1000 प्रतिभागी शामिल होंगे। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाना यहाँ पर निर्धारित हुआ है भराड़ी सैंड गैरसैंड में। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ पर विभिन्न राष्ट्रों के राजदूत भी आने हैं और अन्य विशिष्ट अतिथि भी आएंगे और यहाँ पर लगभग 1000 प्रतिभागियों के द्वारा यहाँ पर योगाभ्यास करके आयोजन किया जाएगा यहाँ पर। तो इसी के लिए संबंधित विभागों के साथ आज बैठक की गई है और उनको जो तैयारी की जानी है उसके संबंध में निर्देशित कर दिया। देहरादून को साफ और सुंदर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शहर को और अधिक किस तरह से संवारा जा सकता है, इसी को लेकर नगर निगम जल्द ही मुख्य सड़कों पर फैली गंदगी के अंबार को दूर करने के लिए रोड स्वीपिंग मशीनें संचालित करने की योजना पर काम कर रहा है। नगर आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि शहरों की सड़कों पर अक्सर गंदगी पसरी रहती है। हम रोड स्वीपिंग मशीन के जरिए इसे दूर करने का काम करेंगे। सफाई व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, जो समय समय पर हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं कूड़ा उठान को लेकर के, उसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कंप्लेंट्स को मिनिमाइज़ करना और जो हमारी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की कवरेज है, हाउस होल्ड कवरेज, उसको मैक्सिमाइज़ करना, इसी मूल मंत्र पे काम कर रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उसके अनुपात में प्रोपोर्शनली हम अपने डोर टू डोर कलेक्शन के व्हीकल्स की संख्या को बढ़ा सकें और साथ ही साथ कुछ एडिशनल ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी डिप्लॉय करके जितने भी हमारे GVPs हैं उनको हम पूरी तरह से देहरादून शहर से हटा सकें। इसी दिशा में प्रयास करने के लिए आज की बैठक में ये पूरा कार्य योजना तैयार की गई है कि किस प्रकार से हम अपनी सफाई व्यवस्था में और सुधार लाएं और प्रयास करें कि देहरादून और साफ। देहरादून जिले में नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट ने बेटियों को पढ़ाई की राह दिखाई है। इस प्रोजेक्ट के तहत कई गरीब बेटियां अपनी पढ़ाई जारी रख पा रही हैं। जिलाधिकारी ने इस योजना की शुरुआत की थी और इसके तहत चयनित छात्राओं को शिक्षण संस्थान के खाते में धनराशि डाली जा रही है। वहीं डीएम ने चेक वितरण भी किए हैं। इसके अंतर्गत 5 बच्चों को 87,975 के चेक वितरित किए गए। डीएम ने यह भी कहा कि नंदा सुनंदा योजना आगे भी जारी रहेगी। प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम ने जो शुरू किया है उसमें ऑनरेबल CM के डायरेक्शंस और सपोर्ट के माध्यम से शुरू किया गया है और इसमें जो हमारी प्रचलित गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको कस्टमाइज़ करके और जो हमारे डिफरेंट हमारा राइफल क्लब है और हमारे कुछ IEC स्कीम्स होती हैं तो उन सब से बाकायदा SOP जनरेट करके और डीऑथराइजेशन के बाद एक हमने कोर्स क्रिएट किया है कि जो बालिकाएं फैमिली डिस्ट्रेस या इकोनॉमिक हार्डशिप्स के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और उनको ड्रॉप आउट करना पड़ा तो उनकी पढ़ाई उसी स्तर से रिज्यूम करवानी है, चाहे वो स्कूल हो, ग्रेजुएशन हो। देहरादून के संभागीय परिवहन कार्यालय में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में नाबालिग बच्चों को ट्रैफिक के नियम सिखाए जाएंगे और इसके लिए उन शहरों में पार्क का निर्माण किया जा रहा है जिनमें एक्सीडेंटल रेट अधिक है। इनमें देहरादून भी शामिल है। RTO प्रवर्तन ने बताया कि हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर में इस कार्य योजना पर तेज गति से काम चल रहा है। वहीं देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड के पास सिटी पार्क में चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जा रहा है और इसमें बच्चों को ट्रैफिक के नियम सिखाए जाएंगे। देहरादून में चिल्ड्रन पार्क का निर्माण सितंबर तक पूरा होगा और अक्टूबर में इस अभियान की शुरुआत होगी। परिवहन विभाग की योजना है कि जो हमारे बहुत प्रमुख जनपद हैं जिसमें हमारा देहरादून है, हरिद्वार है, रुद्रपुर है, हल्द्वानी है, जहाँ पर कि ज़्यादा फुटफॉल्स हैं और एक्सीडेंट रेट भी ज़्यादा है, तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए, जागरूकता के लिए ट्रैफिक पार्क के माध्यम से भी कुछ योजना बनाई जाए। तो उसके लिए हमने एक चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क की एक योजना बनाई है और इसके लिए हरिद्वार में भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन देहरादून में जो MDDA का सिटी पार्क है हेलीपैड के निकट शहरधारा रोड पे, तो वहाँ पर ये पार्क का निर्माण कार्य जो है वो प्रारंभ हो गया है और सितंबर लास्ट तक इसके पूर्ण होने की संभावना है और अक्टूबर से ये आम जनता के लिए खुल जाएगा।
और हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में राज्यसभा सांसद ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली है। मीटिंग में प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारियों समेत सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल हुए। सांसद ने विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सड़कें चौड़ी हो रही हैं, एक शहर से दूसरे शहर के बीच दूरियां घट रही हैं, लेकिन इन सब के बीच दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य दुर्घटनाओं को कम या शून्य करना है। इसके लिए जन जागरूकता बहुत जरूरी है। स्कूलों, कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम और अभियान चलाए जाएं ताकि नई पीढ़ी जागरूक और जिम्मेदार हो सके। के संबंध में सरकार बहुत चिंतित रहती है, क्योंकि बुनियादी ढांचा बहुत बढ़ रहा है, सड़कें भी चौड़ी हो रही हैं, लेकिन दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। मासिक बैठक होती है जिला स्तर पर, 3-4 महीने में हम भी उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं, सांसद भी। तो जनवरी के बाद आज मैं इस बैठक के लिए आया था। पिछले आंकड़ों में और अब के आंकड़ों में सुधार है, दुर्घटनाओं में कमी आई है, उसके लिए सबको मैंने बधाई भी दी है। और बड़कोट क्षेत्र अंतर्गत कुरसेर नगाड़गांव मोटर मार्ग पर एक मैक्स बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बड़कोट थानाध्यक्ष ने बताया कि सुबह के समय करीब 3-4 बजे चालक बोलेरो लेकर बड़कोट के लिए चला। इसका वाहन नगाड़ से 1 किलोमीटर आगे सड़क से नीचे करीब 70 से 80 मीटर गिर गया। इसमें वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। तो मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम पहुंची। बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बड़कोट का ये पूरा मामला। और उधम सिंह नगर के खटीमा में महिला का अधजला शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने महिला की शिनाख्त खटीमा की रहने वाली महिला के रूप में की। महिला की संदिग्ध मौत को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम से घटनास्थल की जांच कराकर घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। यहाँ पर जो है एक जली हुई बॉडी जो है जंगल में यहाँ पर कस्बे से 250 से 300 मीटर दूर मिली है। तो सूचना मिलने पर ही पुलिस मौके पर पहुंची और जो है फिर शिनाख्त की कार्रवाई हुई, शिनाख्त भी हो गई है। उनका घर आस-पास नहीं है। साथ ही जो है तहसील की टीम भी हम लोगों ने एक्टिव कर दी है और 2-3 टीमें बनाई गई हैं पुलिस की। उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा और वर्क इन प्रोग्रेस है, जल्दी। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।